नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। दिल्ली में छात्रों के समर्थन में शुरू हुआ विरोध छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा टकराव बन गया है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, उसके अगले ही दिन बीजेपी का कांग्रेस कार्यालय घेराव, फिर दोनों दल आमने सामने, पथराव, वाटर कैनन, आंसू गैस और घायल पुलिसकर्मी। और अब देखिए, कांग्रेस के 12 नेता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सुनियोजित हमला किया है, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हुआ है। जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने कानून हाथ में लिया है, पुलिस पर हमला किया और हिंसा फैलाने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह तक जहां आरोप और पलटवार लगातार तेज होते जा रहे हैं। सवाल है कि क्या रायपुर का बवाल अब सियासी युद्ध बन चुका है? क्या एफआईआर कानून के आधार पर हुई या राजनीति के दबाव में? और क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन और उसके अगले दिन बीजेपी के कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान हुए टकराव ने अब राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। खमरडीह थाना पुलिस ने थाना प्रभारी की शिकायत पर कांग्रेस के 12 नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पथराव किया गया, कांच की बोतलें, लकड़ियां और जूते फेंके गए, जिसमें 16 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए। देर रात पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, जबकि पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस और बल प्रयोग किया। कांग्रेस ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताते हुए पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से करने का ऐलान किया है। पुलिस इस बात को मत भूले कि यह लोकतंत्र है। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी। आप दबाव में काम मत करिए। हमारे कार्यालय पे हमला किया गया, पूरे के पूरे मंत्री आके अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला करते हैं। हमारे दफ्तर को घेरा गया, हमारे ऊपर पथराव किया गया, एफआईआर भी हमारे ऊपर। बेहद ही शर्मनाक है। पुलिस का यह चरित्र बताता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक संगठन बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर सरकार कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की और पुलिस पर हमला किया। दो टूक कहा कि कानून सबके लिए एक समान है। पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम कर रहे हैं। सूरजपुर की घटना के दौरान इनके नेताओं ने पुलिस को धमकाया और अब ये धमका रहे हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं। इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है और सभी के लिए कानून समान है। सभी को कानून सम्मत आचरण करना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस पार्टी न संविधान मानती है न कानून मानती है और अराजकता पैदा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी आज देश में कर रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और पुलिस पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय पर हमला बीजेपी ने किया। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की और एक तरफा एफआईआर दर्ज की गई। भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता बदलती रहती है और जवाबदेही तय होगी। बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह का कहना है कि बीजेपी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जबकि कांग्रेस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और ये बहुत ही संतुलित और बहुत ही अनुशासित प्रदर्शन था। इसको अंदर से जो पत्थरबाजी करके जो इसको बिगाड़ने का और बोतलें फेंकने का काम किए, उसके कारण ये थोड़ा सा इसमें हल्ला और ये जारा हुआ। इतने जब उनका प्रदर्शन नहीं था तो इतने लोग जमा कैसे हो गए, इतने पत्थर वहां कैसे जमा हो गए, वहां से पत्थरबाजी कैसे हुई, ये पता करने की बात है। रायपुर में शुरू हुआ सियासी टकराव अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज तेज हो गई है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई और दर्ज एफआईआर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का मामला बता रही है। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था के नाम पर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी होती है, क्योंकि इस पूरे विवाद का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत पर भी साफ दिखाई दे सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, मामला क्या था और क्या से क्या हो गया है, ये समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। गंदर पांडे बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं धर्मेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी। मामला था दिल्ली में, जहां एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसका विरोध कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने, तो उसका विरोध बीजेपी ने किया। और छत्तीसगढ़ आते आते मामला कुछ और ही हो गया है। यहां कांग्रेस ने क्या बोतलें फेंकी हैं, लकड़ियां फेंकी हैं पुलिसकर्मियों के ऊपर, विस्तार से समझेंगे। सौरभ जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक फर्क बताता हूं मैं आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और देश के अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। सत्ता में बावजूद होने के प्रदर्शन किया जा रहा था, ताज्जुब का विषय था, उस पर जवाब लेंगे पहले। लेकिन आप ये बताइएगा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में स्वागत कर रही थी गुलाब के फूल लेकर, गुलदस्ते लेकर कि बीजेपी कार्यकर्ता आएंगे, बैरिकेड्स लगे हुए थे बाकायदा पुलिस के, लेकिन कांग्रेस ही खड़े थे गुलदस्ता लेकर, गुलाब लेकर। आप लोगों ने बीजेपी का स्वागत कैसे किया है? क्या लकड़ियां लेकर, बोतलें फेंक कर किया है क्या? विस्तार से बताइए, क्योंकि मामला कुछ यही बताया जा रहा है। देखिए संयम जी, जिस तरीके से आपने अच्छी बात कही कि जैसे कि मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी ने कार्यालय घेराव की घोषणा की। हम भी उसी तरीके की बात थी, हम तो कांग्रेस कार्यालय के अंदर बैठे हुए थे और आराम से बैठे हुए थे, शांति से इंतजार कर रहे थे, बैरिकेड्स लगाए हुए थे। हालांकि जो बैरिकेड लगाने की जो जगह थी इस बार जो पुलिस ने तय की थी, वो कांग्रेस कार्यालय के जस्ट आप अगर देखेंगे तो 200 मीटर के दायरे में वो बैरिकेडिंग की हुई थी। और आप इसके विपरीत अगर हम कभी भी भाजपा कार्यालय के घेराव करने जाते हैं संयम जी, तो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में हमको रोक दिया जाता है। इसके पहले 2 बार भाजपा कार्यालय के घेराव में मैं सम्मिलित हुआ, तो हमको जो रोका जाता है वो 2 किलोमीटर दूर रोका जाता है। सबसे पहली बात तो यहीं पर पुलिस का और प्रशासन का और जो सत्ता पक्ष का पक्षपात दिखता है यहां पर साफ साफ। जहां तक ये बात है कि वहां पर पत्थर कहां से आ गए, लाठियां कहां से आ गई, तो इसका जवाब तो सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा, पुलिस को देना पड़ेगा, प्रशासन को देना पड़ेगा कि ये सारी चीजों की व्यवस्था उन्होंने कहां से की। क्योंकि विपक्ष ने इस तरीके की कोई व्यवस्था यहां पर की नहीं कि हमको उनके ऊपर हमला करना है संयम जी, इस तरीके की कोई बात नहीं थी। हम तो अपना घर बचाने के लिए बैठे थे और वहां पर कोई बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे, ऐसी बात नहीं है। जो दिनचर्या होती है उसी तरीके की दिनचर्या थी। 80 से 100 लोग जनरली वहां आते जाते रहते हैं संयम जी दिन भर में, अगर रूटीन में भी आप देखेंगे तो उतने ही लोग थे लगभग। और जब इस बात की जानकारी मिली तो कुछ लोग और आए, लेकिन हमारे तरफ से किसी भी तरीके का हिंसक प्रदर्शन या हिंसा किसी भी तरीके से नहीं हुई। वहां पर नगर निगम का ट्रैक्टर था संयम जी, अब उस ट्रैक्टर में जो पत्थर आए ये तो सरकार की जानकारी, कोई कांग्रेसी बुला करके ले आएगा क्या कि नगर निगम के ट्रैक्टर में पत्थर लेकर के आओ और हमको हमला करना है करके? तो ये पूरी की पूरी सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। और हम तो कहते हैं कि ये व्यवस्था जो है ये पुलिस और प्रशासन के तरफ से की गई, तभी तो उनकी तरफ से पहले आए संयम जी। आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा कि पत्थर उनके तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, बोतलें वहां से आ रही है, पुलिस के जो लाठी है वो सौरभ जी आप बता रहे 200 मीटर तक भी बैरिकेडिंग की है, जो बैरिकेडिंग में भी भेदभाव किया गया है। तो भाजपा, बिल्कुल मैं यहां समझ पा रहा हूं जो चीज आप बता रहे हैं कि 200 मीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग करने में भी एक तरीका जो अपनाया गया कि बीजेपी के कार्यालय के 1.5-2 किलोमीटर बात करते हैं, आप क्या 200 मीटर पर कर दी? तो क्या 200 मीटर तक भी आप लोग पहुंचे थे क्या? क्योंकि जब ही तो स्थिति बनी है भिड़ंत की। देखिए यहां पर 200 मीटर की जब बात करते हैं संयम जी हम, तो हमारा जो कार्यालय है, जब इनके जो जैसे ही हम गेट से बाहर निकलते हैं तो वहां पर बैरिकेडिंग हुई।
तो वहां तक तो हम पहुंचे ही थे निश्चित रूप से, लेकिन हिंसा वाली कोई भी बात वहां पर बिल्कुल नहीं थी। किसी भी तरीके से हिंसक प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया था, जबकि बीजेपी के जो नेता है वो पूरा का पूरा सरकार जो है इनका कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग में इनको जनता के लिए फैसले लेने हैं, जनता के हित के फैसले लेने चाहिए, लेकिन वहां पर इन्होंने प्लानिंग की कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया जाए और पूरी की पूरी सरकार मुख्यमंत्री को छोड़ करके पूरे के पूरे मंत्री वहां पर उपस्थित होते हैं, इस तरीके से बात। और उनकी ही सामने जो है ये पुलिस प्रशासन और इनके जो भाजपा के जो कार्यकर्ता भाजयुमो के कार्यकर्ता हैं वो पत्थरबाजी करते हैं कांग्रेस बैरिकेडिंग के ऊपर। बहुत बड़ा सवाल जो आपने उठाया है और उस सवाल का मैं जवाब भी लेता हूं जरूर। सौरभ जी मैं लौटता हूं आपके पास, एक जवाब यहां से ले लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्ता पक्ष क्या कहता है? गंधर्व जी, सत्ता में आप बैठे हैं, दिल्ली में लाठियां भांजी हैं, उसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया विरोध में बच्चों पर लाठियां चलाने पे, तो आप खुद प्रदर्शन पे उतर गए, गाल भी आपका, तमाचा भी आपका, हाथ भी आपका, सब कुछ आपका। अब कोई दूसरे के घर में, उदाहरण के लिए समझिएगा, आप पार्टी छोड़कर गंधर्व जी के घर पर यदि हमला होता है तो गंधर्व जी के ऊपर ही एफआईआर हो जाएगी क्या? वही कांग्रेस के साथ हुआ, वो कांग्रेस समझाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला जवाब, कांग्रेस के घर के पास आप पहुंचे हैं और जो इस वक्त हम समझे कि कांग्रेस ही जिम्मेदार बन गए, उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दी गई है, जिम्मेदारी थोड़ी आपकी भी होगी। देखिए संयम जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। कल जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित ढंग से चल रहा था, बैरिकेड्स थे, पहले वहां वाटर कैनन चली तो वो भी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर चली और बाकी चीजें जो थी वो सबके सामने प्रत्यक्षदर्शी रहे ही हैं। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें स्पष्ट कहा है जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो जो दूसरा दल है वो अपने कार्यालय के भीतर रहता है, पर जानबूझ के वहां माहौल को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तक के पुलिस को धक्का मुक्की करके और उनको जख्मी करके पुलिस वालों को वहां तक पहुंचे और माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। इससे पहले भी 2 साल पहले करीबन जब राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट के आदेश के बाद जाने वाली थी तब एक घेराव हुआ था, उस समय भी इनके कार्यालय के छत से ईंटें पत्थर फेंके गए, हमारे कई कार्यकर्ता जख्मी हुए, किसी का सिर्फ स्कल तक के फ्रैक्चर हो गया था, यह स्थिति निर्मित हो गई थी। तो ये पत्थरबाजी की इनकी पुरानी आदत रही है और पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि लगातार प्रयास करने के उपरांत भी कांग्रेस कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कांच का बोतल, लकड़ी, पत्थर एवं जूते एक राय होकर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तरफ फेंकते हुए धक्का मुक्की। आपके कार्यकर्ता कितने घायल हुए इसमें? व्यवहार किया। गंधर्व जी, आपके कार्यकर्ता कितने घायल हुए इस लकड़ी फेंकने में, कांच की बोतलें फेंकने में? आपके कार्यकर्ता भी कुछ घायल हुए हैं? आपके कार्यकर्ता भी कुछ घायल हुए? हमारे भाजयुमो रायपुर ग्रामीण जिला के अध्यक्ष हैं, उनको आंसू गैस का गोला उनके छाती से टकराया, पूरा पुलिस ने मारा ना, आपकी पुलिस से आप ही आंसू गैस के सामने आ रहे हैं, आप ही फायर ब्रिगेड के सामने आ रहे हैं। बात यह कि कांग्रेस की जो हमले में बीजेपी के कार्यकर्ता कितने घायल हुए, पुलिस का भी नाम सामने आ गया, पुलिस वाले तो खूब घायल हुए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी कांग्रेस की भिड़ंत और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आखिर बीजेपी और कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं, बोतलें फेंकने में, लकड़ियां फेंकने में, चप्पल फेंकने में, वो समझना बहुत जरूरी कि आखिर मामला जहां का रहा है। क्योंकि एक आरोप आपके ऊपर भी है, कैसे नकारेंगे कि सत्ता आपकी है, और वो सीधे क्या रहे यहां पर कि दबाव बनाकर आपने एफआईआर करवाई है, इस आरोप को कैसे नकारेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो सौरभ जी यहां बैठ करके पूर्णतः झूठ बोल गए कि वहां पर गृह मंत्री उपस्थित थे, यानी कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, वो वहां मौजूद ही नहीं थे, वो दूसरे कार्यक्रम में थे, तो इनको उसका संज्ञान ही नहीं है कि उस जगह मौजूद कौन था और मौजूद कौन नहीं था। और लगातार वहां से जूते फेंकना, पत्थरबाजी करना, ये वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। फिर उसके बाद जैसे इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आरोप लगाया कि मेरा जूता चोरी हो गया, तो इनके जो जूते चप्पल थे उनको वापस दिया गया है कि अपने जूते संभाल के रखो, नहीं तो फिर चीखते घूमोगे जूता चोरी हो गया, भाजपा वाले प्रदर्शन करने आए थे, हमारा जूता गायब हो गया। तो यह स्थिति कांग्रेस पार्टी की है और सब आदतन अपराधी तत्व के लोगों को वहां इकट्ठा करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को जब लाइव टीवी में दिखाया जा रहा था कि वहां पर 6 से 8
कैबिनेट मंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, उसके हमने तो राहुल गांधी के पैर में देखा था कि एक पैर में जूता नहीं। आप भूपेश बघेल का बता रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। एक जो महत्वपूर्ण सवाल यहां पर बनता है वो सबसे पहले सौरभ जी ने उठाया बैरिकेडिंग को लेकर। धर्मेंद्र जी, ये देखिए बैरिकेडिंग कैसी की गई है कि बीजेपी के प्रदर्शन के लिए जब जाते कांग्रेस घेरने जाती है तो बीजेपी कार्यालय की शक्ल नहीं दिखती है, और जब बीजेपी कार्यकर्ता आते हैं तो कांग्रेस कार्यालय के मुंह पर ही बिल्कुल बैरिकेडिंग कर दी जाती है कि स्वागत करिए। अब घर में आए हैं तो स्वागत अलग अलग तरीके से किया गया है। मध्य प्रदेश की कहानी अलग है कि कोई भिड़ंती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो गुलदस्ते लेके खड़े थे। छत्तीसगढ़ में बॉटलों की बात की जा रही है, चप्पलों की बात की जा रही है, लकड़ियों की बात की जा रही है। ये कैसा माहौल बन गया था छत्तीसगढ़ में? स्थिति का जिम्मेदार कौन था? लोकसभा के राहुल गांधी ने जिन्होंने मर्यादा को उल्लंघन किया, उन्होंने मर्यादा का हनन किया, जरूरी नहीं था तो उसका जवाब रायपुर में दिया जाता। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जगह देने का फैसला किया वो अपने आप से जगह था, क्योंकि एक मुद्दा रायपुर में उतना गर्म नहीं था भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले। अगर कुछ लोगों ने 2 दिन पहले सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन संख्या बहुत सीमित थी। ये माहौल छत्तीसगढ़ के इस मामले में बहुत शांत रहा। कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो उसके बाद ये स्थिति बनी है। जब जहां तक FIR की बात है, हमले की बात है, तो BNSS में तो ये प्रावधान हो गया कि जो डिजिटल एविडेंस है तो कोर्ट में मान्य होंगे। तो इतने सारे लोगों ने वहाँ वीडियो शूट किया है तो उसमें फुटेज में सारा दिख जाएगा कि पत्थरबाजी पहले से किधर से शुरू हुई, किन लोगों ने पत्थरबाजी की, किन लोगों ने जूते चलाया, किन लोगों ने बोतलें फेंकी। ये डिजिटल एविडेंस में सारा कुछ मौजूद है। रहा सवाल पुलिस कर्मियों के घायल होने का, तो पुलिस कर्मी किसी भी तरह के हमले से घायल हो सकते थे क्योंकि वो बीच में थे। जो सवाल आपने उठाया बैरिकेडिंग का, इसमें मैं जरूर मानता हूँ कि पुलिस की गलती थी कि उनको कांग्रेस कार्यालय के इतने नजदीक तक जाकर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई। उनको दोनों दलों के बीच में वैचारिक मतभेद है और ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। इसे पुलिस पर इसका एक्टिव होना चाहिए था। यदि पुलिस के पास इसकी सूचना नहीं थी तो इनका इंटेलिजेंस पे लेवल की भी बन सकता है। तो पुलिस ने जिस तरीके से अगर कार्रवाई की उस तरीके से तमाम तरह के सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस दफ्तर तक नजदीक तक जाकर प्रदर्शन किया, लेकिन जो सौरभ कह रहे हैं उससे भी मेरी थोड़ी सी सहमति है कि वो कांग्रेस कार्यालय से कोई पहले नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से ये बड़ा कुछ हुआ है। जब किसने की ये फुटेज से दिख जाएगा तो ये पता चल जाएगा, डिजिटल एविडेंस मौजूद है उससे पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक क्रिया को बिगाड़ने की कोशिश छत्तीसगढ़ में की जा रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सौहार्द का माहौल रहा है, एक दूसरे के प्रति संयम का माहौल रहा है, लेकिन यदि एक दूसरे के दफ्तर के सामने जाकर के प्रदर्शन करेंगे और उसका बनेगी तो ये केवल वैचारिक प्रतिद्वंदता तक नहीं रहेगी बल्कि छत्तीसगढ़ के लोकसभा में देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ कितना तीखा हमला होता है, दूसरे के ऊपर तीखे आरोप लगाए जाते हैं, तीखे हमले किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सदन से बाहर भी जाते हैं तो हमें सद्भाव का माहौल दिखता है। वो सद्भाव का माहौल राजनीतिक दलों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच बना रहे वो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से ये प्रदर्शन और हमले की जो बात आ रही है इससे वैमनस्यता बढ़ेगी और ये राजनीतिक प्रतियोगिता से दुश्मनी के स्तर तक पहुंचेगी। ये छत्तीसगढ़ में बिल्कुल एक तरीके से ये कोशिश जो इस वक्त की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर राजनीति का जरूर माहौल खराब हुआ है इसके जरिए। सौरभ जी, अब देखिए वो आरोप लगाते हैं आप अराजकता फैला रहे हैं, पीएम आवास को घेरा गया। अब छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के मैन मुद्दे पे आ जाते हो कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो दर्शकों ने जान लिया है। अराजकता फैलाने का सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया गया। क्या विपक्ष के प्रदर्शन में जो कहा जा रहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, क्या कांग्रेस ने भी बहुत देर कर दी थी प्रदर्शन में सहयोग करने में छात्रों के? मेरे समय समाप्त थे, छोटे छोटे जवाब लूंगा सभी से। संयम जी, हम तो छात्रों की आवाज लगातार बने हुए हैं। आप देखिए ना कि हमारा तो एक ऑलरेडी राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम चल रहा है छात्रों की गूंज के नाम से, वो लगातार चल रहा है, चाहे वो देहरादून हो और देश के दूसरे कोने में, और अभी वो आगे लगातार वो चलने वाला कार्यक्रम है।
तो हम तो छात्रों के साथ लगातार खड़े हुए हैं संयम जी, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम छात्रों के साथ नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार सदन में इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं और सरकार से इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि क्यों जो नीट की परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती, किस तरीके से ये लीक हो जाती है पेपर, और उसके बाद जो लाखों करोड़ों जो युवा हैं और बच्चे हैं उनका भविष्य किस तरीके से अंधकार में चला जाता है, और इसकी वजह से कई अप्रिय स्थिति भी पैदा होती है, आत्महत्या जैसे घटनाएं आती हैं सामने, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और इसी वजह से हम लगातार जो है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो हम लगातार उनके सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये उसी की बात है संयम जी। और मुझे तो लगता है कि जो हमारे आदरणीय नेता राहुल बिल्कुल गंधर्व जी आपके पास प्रधानमंत्री आवास के सामने जो प्रदर्शन किया, पहले तो उन्होंने सदन में बहस की मांग की ना, जब नहीं सुना जा रहा था तो उसके अलावा शांतिपूर्ण पीएम आवास पर उन्होंने प्रदर्शन किया। गंधर्व जी देखिए, पहले बहस की मांग की जाती है, मना कर देते हैं, मैं बिल्कुल उसी का जवाब ले लेता हूं। विपक्ष को तो सबसे पहला अधिकार है जरूर धरना देने का और प्रदर्शन करने का। ये वक्त पर आप बिल्कुल जवाब ले लेता हूं। सौरभ जी समय कम है मेरे पास, जवाब ले लेता हूं। गंधर्व जी देखिए, पहले बहस की मांग की गई थी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कि नीट को लेकर बहस की जाए या पेपर लीक को लेकर बहस की जाए, बहस से मना किया गया कि पूछना पड़ेगा, उसके बाद प्रदर्शन करते हैं तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, छात्रों पर लाठियां भांजी गई और फिर आपका प्रदर्शन, सत्ता में बैठे आप, शासन किया है, फिर प्रदर्शन की क्यों नौबत आ गई आपको? सारे निर्णय आपके ही हैं, आपको क्यों प्रदर्शन करना था? देखिए सर्वप्रथम संयम जी, राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया राहुल गांधी जी ने, तो वहां पर उन्होंने मांग रखी कि सदन में इसकी चर्चा हो। सरकार उसके लिए एकमत थी, उसमें सरकार ने स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री बहुत देर बाद किया जब प्रदर्शन पर उतर आए, पहले नहीं किया गंधर्व जी, पहले मना कर दिया था स्पीकर ने, उसी के तो विरोध में गए थे वो, पहले मना कर दिया स्पीकर ने, उसी के विरोध में सड़कों पर उतरे। देखिए जब वो आए तो बिल्कुल इसमें चर्चा करने के लिए जब वहां वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो उन्हें आश्वस्त किया गया कि सदन में इसमें चर्चा होगी। उसके बाद उन्होंने वहां पर बोले कि नहीं, अब मेरी मांग है कि पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी। तो अगर उसको भी मान जाते तो बोलते अब आपका इस्तीफा होगा फिर चर्चा होगी। तो ये देश राहुल गांधी जी के हिसाब से और उनके इशारे पे चलने वाला नहीं है। सदन में चर्चा करने के लिए 2 दिन से प्रयास हो रहा है पर विपक्ष भाग जाता है। जहां इनकी सरकार है वहां 52 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। 70 साल इन्होंने राज किया, आज तक देश में पेपर लीक रोक अधिनियम अगर कभी बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। मैं मानता हूं एजुकेशन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, छात्रों का आंदोलन जायज है, पर उन छात्रों को गुमराह करके उनको अपने राजनीतिक रोटी के रूप में जरूर बहुत जाना जरूरी है। प्रदर्शन छात्र भी कर रहे हैं, प्रदर्शन विपक्ष भी कर रहा है और सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है। धर्मेंद्र जी, एक अंतिम सवाल की सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन में उतर जाए तो फिर ये अस्थिरता की बात है, कांग्रेस के ऊपर अराजकता का आरोप लग रहा है, तो फिर बीजेपी अस्थिरता फैला रही है क्योंकि सत्ता में बैठे, निर्णय आपके, लठ आपके पास है, डंडा आपके पास है, फिर आप क्यों सड़क पर उतर गए? देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल जरूरी था, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां आप एक बात कही थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस ने सदन में चर्चा के लिए नोटिस लिया, चर्चा की नहीं, मैं पार्लियामेंट के लीडर से बहुत चेंजिंग ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने लगातार ये देखा है कि कांग्रेस या जो इंडी गठबंधन के जो दल है वो सदन में चर्चा के लिए कोई प्रापक नोटिस नहीं देते, खुद उठाते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा की मांग करते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई इस तरीके से नहीं चल सकती। पार्लियामेंट आपको ओपनली बिजनेस रूल्स के तहत आपको नोटिस देना होगा, नोटिस के आधार पर ही सदन को उसमें रह दी जाएगी, उस पर चर्चा हो सकती है। जिसमें मतदान होना है तो मतदान की प्रक्रिया है, जिन अलग अलग नियमों में अलग अलग नोटिस देने की प्रक्रिया है। लेकिन यदि आप शून्यकाल में मामला उठाएंगे और आप चाहेंगे तो सदन में चर्चा हो जाए तो ये संभव नहीं है। इसके लिए कांग्रेस को ये जो भी विपक्षी दल है उनको पर्याप्त तरीके से नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद यदि सदन में चर्चा हुई होगी तो कांग्रेस यदि आरोप लगाए कि सरकार हमारी चर्चा की मांग तो स्वीकार नहीं कर रही है, वो समझा जा सकता है। लेकिन यदि आप शून्यकाल से हंगामा करके कहेंगे चर्चा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो वो इस मामले में चर्चा के लिए राजी करने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक इस पर चर्चा हो चुकी थी और बसपा पक्ष ने सहमति जता दी थी कि हम इस मामले पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं। तो तरीके से नोटिस आता तो उस पर कार्रवाई में हुआ था और सदन में चर्चा हो सकती है। कार्रवाई संयम तोड़ा, उन्होंने अपना मर्यादा तोड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी को फिर रायपुर में जवाब देने की जरूरत है। रायपुर में जिस तरीके से महत्व को बिगाड़ने की कोशिश हुई उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को बरी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को
प्रदर्शन करना भी था, तो तमाम मंत्री उसमें शामिल थे। संगठन का काम था, संगठन के चलिए बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है। तो प्रदर्शन के लिए बहस के लिए प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन और उसके खिलाफ फिर अब प्रदर्शन, तो प्रदर्शन ही सब पकड़ रहे हैं, प्रदर्शनकारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिम्मेदारी कौन ले रहा है। वक्त इतनी था, शुक्रिया अदा करूंगा गंधर्व जी आपका, सौरभ जी आपका धन्यवाद, धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की बहस में दोनों पक्षों ने जहां अपनी अपनी बातें रखी हैं, कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि बीजेपी ने कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया है। लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी वही है, रायपुर का ये सियासी टकराव लोकतंत्र की मर्यादाओं के भीतर सुलझेगा या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन जाएगा। लेकिन विवाद शुरू हुआ था दिल्ली से, हर राज्यों में पहुंच गया, लेकिन रायपुर में एक अलग विवाद बन गया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।